हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स देखने वाले हैं। उसके पहले हमें समझना होगा हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी इज द एबनॉर्मल ओवर रिएक्शन और एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ आवर नॉर्मल इम्यून सिस्टम। अपना जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल है, बट जो रिएक्शंस वो कर रहा है, अब वो एबनॉर्मल रिएक्शंस कर रहा है या ओवर रिएक्शन करते हैं। इजी वे में समझिए, आप कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें देखते हैं ना एक्टर्स कोई ओवर एक्टिंग कर देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमें मजा नहीं आता यार ओवर एक्टिंग कर दी। उसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल है, बट वो कई बार ओवर रिएक्शन कर देता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, बॉडी विल फील अनकंफर्टेबल और समटाइम ये बहुत डैमेजिंग भी होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स क्या करें। ये 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलती है, जिसको हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में डिफाइन कर दिया। इन सभी में हमें अलग अलग तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में होती हुई दिखेगी। ठीक है, देखिए मैंने याद करने के लिए भी इसको इजी फॉर्म में कर दिया, ABCD। टाइप 1 एनाफाइलेटिक एटोपिक, टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें एंटीबॉडी आएंगी जो कि हाइपर सेंसिटिविटी करवाएंगी। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन इनका इंटरेक्शन हुआ, फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट होगा, तो ये पूरा इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, ये टाइप 3 हो गई। एंड टाइप 4 जो है डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब आपको इनमें क्या याद रखना है कि जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ना, इन तीनों हाइपर सेंसिटिविटी में हमें एंटीबॉडी का इंटरेक्शन दिखेगा इन रिएक्शंस में। बट जो टाइप 4 डिलेड और सेल मीडिएटेड है ना, सेल मीडिएटेड इसमें एंटीबॉडी का इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, यहां मैंने ये लाइन लिख दी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आर ऑल एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो इसका नाम क्या लिखा था मैंने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का ऊपर, एनाफाइलेटिक एंड एटोपिक यहां पर लिखा था। ठीक है, तो इसमें मैं 2 फेजेस में मुझे दिखने को मिलती है हाइपर सेंसिटिविटी। कैसे 2 फेजेस, एक फेज को मैं नाम देता हूं इमीडिएट और मिनट, विद इन अ मिनट में ये मुझे फेज देखने को मिलेगा, और जो सेकेंड फेज होगा वो लेट फेज होगा, यानी कि 1 घंटे 2 घंटे बाद हमें ये सब रिलीज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसकी पैथोजेनेसिस समझते हैं, आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, पैथोजेनेसिस में मुझे फर्स्ट एक्सपोजर देखना है कि ये एंटीजन का एक्सपोज होने से हमारी बॉडी पे फर्स्ट टाइम एक्सपोज होने से हमारी बॉडी में क्या क्या सिक्रीट होंगे। ठीक है, देखो ये मैंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ड्रॉ करा है, यहाँ ये ब्लू कलर का एंटीजन है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस एंटीजन को फेगोसाइटोसिस करने के लिए कैच करा, इसको फिर एक्सप्रेस करेगा MSC के थ्रू। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस एंटीजन को अपनी सरफेस पे थ्रू द MSC एक्सप्रेस करा। ठीक है, किसके सामने एक्सप्रेस करता है, ये T सेल। तो यहाँ पे T सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का ये इंटरेक्शन हुआ। अब T सेल क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। अब हमारी बॉडी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ T सेल, उसमें हमने क्या देखा था कि T सेल इतने सारे फॉर्म में हेल्पर T सेल डिफरेंशिएट होते हैं, TH2, TH1, TH17 एंड T रेगुलेटर। ये यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जब इंटरेक्शन होता है तो ये सब भी एक्टिवेट हो सकते हैं, बट हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ TH2 जो है ना हेल्पर T सेल यही एक्टिवेट हो रहे हैं, समझ रहे हो, सिर्फ यही एक्टिवेट हुए। तो यहाँ पर हमने समझा था कि जो TH2 है ना ये कुछ इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करते हैं, है ना, और फाइनली इनका फंक्शन क्या होता है, ये एक्टिवेट करवाते हैं इओसिनोफिल्स और IgE कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। चलिए वही चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं। देखो TH2 ने जब एक्टिवेट हुए, TH2 बन गए, TH2 सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अब ये क्या सिक्रीट करेंगे, इंटरल्यूकिन 4, 5, 13, 10 एंड 6, बट हमें यहाँ पे ये 3 इंटरल्यूकिन्स की बात करना है। अगर इंटरल्यूकिन 4 रिलीज होता है तो ये क्या करेगा, ये बॉडी में IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाएगा इसके रिलीज होने से। ठीक है, इंटरल्यूकिन 5 के रिलीज होने से क्या होगा, बॉडी में इओसिनोफिल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंटरल्यूकिन 13 रिलीज होने से क्या होगा, ये म्यूकस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो म्यूकस है हमारी बॉडी में वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैंने देखा एंटीजन आया, उसने T सेल को एक्टिवेट करा, तो कौन सा T सेल एक्टिवेट हुआ, TH2 सेल वाला। उसने क्या क्या इंटरल्यूकिन्स रिलीज करे यहाँ लिखे, उनने मेनली IgE प्रोडक्शन बढ़ाया बॉडी ने, इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। अब इससे आगे प्रोसेस होने वाली है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट एक्सपोजर था, अब बॉडी में ये IgE फॉर्म हो चुके हैं और ये IgE जा करके
और हम जानते हैं IgE मास्ट सेल से थ्रू द FC रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो IG एंटीबॉडी का FC रिसेप्टर है उससे उसके थ्रू ये मास्ट सेल से बाइंड हो गया। अब ये इसका जो FAB रीजन है वो खाली है, यहाँ पर कौन आएगा, एंटीजन, क्योंकि ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है ना। आप जानते हैं ना YSF का एंटीबॉडी का शेप होता है, ये मैंने ऑलरेडी है ना एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में पूरा अच्छे से समझाया, हाँ, इसके पहले वो लेक्चर देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। ओके, सो मास्ट सेल्स, अब मास्ट सेल के पास IgE है एंटीबॉडी, यहाँ पर कोई भी एंटीजन का इंटरेक्शन होगा तो वो सिग्नल देगा मास्ट सेल को कि आप एक्टिवेट होइए, और एक्टिवेट होने के बाद ये बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करेगा मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो इसका क्या होगा, डी ग्रेनुलेशन, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स ग्रेनुल्स के अंदर प्रेजेंट है मास्ट सेल के अंदर। तो देखिए जैसे एंटीजन आया सेकेंड रिस्पॉन्स में, सेकेंड एक्सपोजर जब भी होगा उस पर्सन का, ऑलरेडी उसकी बॉडी में IgE है, उसने वैसे सेकेंड एक्सपोजर होने पे एंटीजन के मास्ट सेल्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, मास्ट सेल बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करेगा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब वो एंटीजन उसकी पर्सन की बॉडी में आया था तो सिर्फ यही प्रोसेस हुई थी, जब सेकेंड टाइम वही सेम एंटीजन आया तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड प्रोसेस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, मास्ट सेल्स का एक्टिवेशन हुआ या इमीडिएट डीग्रेनुलेशन हुआ, जिसकी वजह से मास्ट सेल्स बहुत सारे साइटोकाइंस और केमिकल्स को रिलीज करेगा। चलो हमें उसके नाम पढ़ना है। इमीडिएट, रिलीज ऑफ द केमिकल्स इमीडिएट, और रिलीज ऑफ द केमिकल्स इन द लेट फेज। जो मैंने आपसे यहाँ कहा था ना कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 हमें 2 फेजेस में देखने को मिलती है। इमीडिएट फेज में हमें ये रिलीज होते हुए दिखेंगे, लेट फेज में ये केमिकल्स रिलीज होते हुए दिखेंगे। सिंपल है, ठीक है। चलो इमीडिएट फेज में क्या क्या रिलीज होते हुए दिख रहे हैं हमें वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इमीडिएट फेज की बात करूं तो मुझे हिस्टामाइन, ट्रिप्टेज और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब ये हिस्टामाइन क्या करवाता है, आपको पता है हिस्टामाइन क्या करवाता है, वैसोडाइलेटिंग एजेंट है, वैसोडाइलेशन करवाता है, वैसोएक्टिव अमाइन है, वैसोडाइलेशन करवाता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, परमेबिलिटी सेल की इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से हमें ईडीमा दिखेगा। जब पेशेंट आपके पास आएगा ना उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग होगी, या जो साइड पे उसको एलर्जी हुई है ना, हाइपर सेंसिटिविटी, वो साइड पे ईडीमा दिखेगा, ठीक है। एंड बस अब ट्रिप्टेज, ट्रिप्टेज क्या है, ट्रिप्टेज एक नेचुरल प्रोटीएज है ना, और ये इट इज अ मार्कर ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेशन। अगर मास्ट सेल किसी की बॉडी में एक्टिवेट हो रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ट्रिप्टेज अगर हमने देखा उसकी बॉडी में प्रेजेंट है तो, क्योंकि ट्रिप्टेज इज अ मार्कर ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेशन। और क्या रिलीज हो रहा है उसकी बॉडी में, ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं, चलिए ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इसका ल्यूकोट्राइन्स का ये बना के रखा है पाथवे कि कैसे वो बनते हैं। सो गाइस, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर्स है। हमने देखा ना इमीडिएट में हमें क्या देखने को मिला, ल्यूकोट्राइन्स, ये भी रिलीज होते हैं मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये इकोसिनॉइड्स है और मेनली ल्यूकोट्राइन रिलीज होता है, ठीक है। अभी बने कैसे, देखिए सेल मेम्ब्रेन में हमें लिपिड्स देखने को मिलते हैं। हमने देखा ना सेल होता है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है, उसमें लिपिड्स प्रेजेंट है। और एंजाइम आपके सेल के साइटोप्लाज्म में फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये एंजाइम क्या करता है, लिपिड को सेल मेम्ब्रेन से कैच करके कन्वर्ट किस में कर देता है, एराकिडोनिक एसिड में। अब एराकिडोनिक एसिड जो है इसके हम इन मेटाबोलाइट्स को क्या बोलते हैं, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, क्योंकि एराकिडोनिक एसिड है ना 2 मेटाबॉलिज्म और 2 प्रोसेसेस में आगे बढ़ेगा। एक है लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे, लाइपोऑक्सीजिनेस एंजाइम काम करेगा तो यहाँ पे ल्यूकोट्राइन प्रोडक्ट बन जाएगा। साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे में अगर वो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेजरली हमें क्या क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स में दिखते हैं वो केमिकल्स मुझे यहाँ लिखना थे, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि लेट रिस्पॉन्स, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद किसी भी पर्सन को इस टाइप की एंटीजन आया उसकी बॉडी में, सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिख रहा है, तो मुझे 1 घंटे बाद उसकी पेशेंट के प्लाज्मा ब्लड में क्या मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कीमोट्राइन्स मिलेंगे। कीमोकाइंस क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे कि इओसिनोफिल्स। हमने देखा ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं IgE, इओसिनोफिल्स, ये कब रिलीज होते हैं, एलर्जी कंडीशंस में। तो वही बात अब हम कर रहे हैं कि ये कीमोकाइंस कब रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, आस में रिलीज होते हैं ना, एट द टाइम ऑफ द इंजुरी पे रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है।
ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, इओसिनोफिल्स जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। और क्या रिलीज होंगे, अदर मीडिएटर्स फ्रॉम द मास्ट सेल्स। अदर मीडिएटर्स कौन से मैंने यहाँ मेंशन कर करके डोंट वरी, अभी हम देखने वाले डिटेल में, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से हमारे बॉडी में या पर्सन की जो साइड, जिस साइड पे उसे हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, वहाँ क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, टिश्यू डैमेज होगा। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि कोई एक्टर ओवर एक्टिंग करता है तो हमें बेकार लगती है ना वो मूवी की, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है। वैसे अगर हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम इस टाइप की ओवर रिएक्शन शो करेगा तो हमें बेकार लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होगा, हमें डैमेज भी होगा। तो वही लिखा मैंने, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, इस सब ओवर रिएक्टिविटी की वजह से, ठीक है ना। ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो गया इम्यून सिस्टम, बहुत सारा आईजी प्रोड्यूस कर लिए, बहुत सारा इओसिनोफिल कंटेंट प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन हम जानते हैं इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल से हमारी बॉडी में एक कांस्टेंट रेशियो में मेंटेन रहते हैं, बट अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उस समय हमारी बॉडी में ये सब कॉज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया कि इमीडिएट रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या रिलीज होते हुए दिख रहे हैं और लेट रिस्पॉन्स में आपको क्या रिलीज होते हुए दिखेंगे, ठीक है गाइस। मैंने आपको ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन का मैकेनिज्म भी बताया कि कहाँ से ये कैसे रिलीज हुआ है, कैसे बने ये सेल में, ठीक है। अब मेरे को आपको इकोसिनोइड्स के इफेक्ट्स बताना है, यानी कि जो ये हिस्टामाइन रिलीज हुआ, ट्रिप्टेज रिलीज हुआ, ये बॉडी में क्या फंक्शन करेगा, ट्रिप्टेज का फंक्शन क्या है, ल्यूकोट्राइन्स का फंक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, मुझे उस साइट पर जहाँ एलर्जी हुई है, हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, उस साइट पे वैसोडाइलेशन दिखेगा। वैसोडाइलेशन के लिए कौन कौन से मीडिएटर्स आए वैसोडाइलेशन करवाने के लिए, तो बॉडी में आए हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज हुआ है, ल्यूकोट्राइन C4 D4 भी रिलीज हुआ है, एंड हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन भी रिलीज हुआ है। ये सभी के रिलीज होने से बॉडी में वैसोडाइलेशन आपको उस साइड पे दिखेगा। एंड ऑफ द डे आपको ये समझने के बाद अल्टीमेटली आपको याद ही करना है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर फंक्शन किसका है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 का, ल्यूकोट्राइन C4 का, ल्यूकोट्राइन D4 का, हिस्टामिन्स का एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स का। तो इन सब का फंक्शन क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इन सब का, ये सब ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर्स, ठीक है। उस साइड पे हाइपर सेंसिटिविटी जहाँ पे हुई, उस साइड पे ईडिमा कौन करवा रहा है, परमिबिलिटी कौन इंक्रीज करवा रहा है वेस्कुलर की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिस्टामाइन। और क्या ओन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और हिस्टामाइन मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 परमिबिलिटी इंक्रीज करवा रहा है, वैसोडाइलेशन करवा रहा है, हिस्टामाइन क्या करवा रहा है, हिस्टामाइन ईडिमा भी करवा रहा है, हिस्टामाइन ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है, और हिस्टामाइन वैसोडाइलेशन भी करवाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इओसिनोफिल कीमोटैक्सिस, ये कौन कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ल्यूकोट्राइन B4 एंड ECFA, ठीक है। एंड न्यूट्रल प्रोटीएजेस कौन से हैं, काइमेज एंड ट्रिप्टेज एंड एंटीकोगुलेंट हेपेरिन, ये सब इनका फंक्शन मैंने यहाँ बता दिया। अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेंशन करें। सबसे पहले हम देखेंगे एनाफाइलेसिस। गाइस, एनाफाइलेसिस का मैं अगर वर्ड का मीनिंग बताऊं तो एनाफाइलेसिस का मतलब क्या होता है। एना मीन्स होता है अगेंस्ट, और फाइलेसिस मीन्स होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो अब यहाँ एनाफाइलेसिस में हमें जो प्रोटेक्शन हमारी बॉडी करती थी अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो अब नहीं होगा, यानी कि अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन, अब यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एनाफाइलेसिस ये एक सिस्टमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, जिसमें कि हमें ईचिंग, डिफ्यूज हाइव्स और एरिथ्मा जैसे कि वहाँ पे रेडनेस हो सकता है हमें उस साइड पर, ये सब देखने को मिलेगा, ओके। और हम यहाँ पे देखना सिस्टमिक वाइज हो रहा है, देखिए ना, हमने नाम में मेंशन करा, इट इज अ सिस्टमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तो हम सिस्टम वाइज चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात करें तो वहाँ क्या इफेक्ट होगा, तो देयर इज अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फ्रॉम द ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन। हमने देखा था ना, बहुत सारे ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज होते हैं, जैसे कि देखिए हमने देखा था यहाँ पे ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ल्यूकोट्राइन C4 D4, हिस्टामाइन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब क्या करेंगे, ये सब ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। फिर अगर हम लैरिंग्स पर आते हैं तो लैरिंग्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉइस में हमारी हॉर्सनेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि लैरिंजियल स्वेलिंग एंड एडिमा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जीआई ट्रैक पे आते हैं। जीआई ट्रैक में हमें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर जीआई ट्रैक में डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे वॉमिटिंग हमें देखने को मिलेंगे, क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, डायरिया देखने को मिलेगा, एंड फाइनली हमारी बॉडी में हमें शॉक भी देखने को मिल सकता है। और अगर एनाफाइलेटिक
से इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला पेशेंट को तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। ठीक है, अब हमें इसका ट्रीटमेंट देखना है। अगर किसी पेशेंट में आपको ये सब सिम्टम्स मिलते हैं तो आप समझिएगा एनाफाइलिसिस है, और फिर आपको ट्रीटमेंट में इफिनेफ्रिन देना है। ठीक है, इफिनेफ्रिन देना है आपको ट्रीटमेंट में, बट आपको ट्रीटमेंट में क्या अवॉइड करना है, आपको पेनिसिलिन कभी भी एलर्जी के पेशेंट्स को नहीं देना है। पेनिसिलिन क्यों नहीं करना है, नहीं देना है, क्योंकि पेनिसिलिन ड्रग्स जो है एलर्जी को ओवर कॉज करती है, वो हाइपर कर देगी इन सभी रिएक्शंस को। सो पेनिसिलिन ड्रग्स कॉजेज एलर्जी, सो अवॉइड इट इन दिस पेशेंट्स। ठीक है, ओके। और हम क्या देखते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में, हमें अस्थमा देखने को मिलेगा। हमें देखा ना ब्रोंकियोस्पाज्म, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो हमें अस्थमा देखने को मिलता है। आपने बहुत ही छोटे बच्चों में देखा होगा सीजनल एलर्जीज हमें देखने को मिलती है, एलर्जिक राइनाइटिस। हमेशा उनकी नेजल से नोज से म्यूकस लाइक रिलीज होते हुए दिखते हैं आपको। सो ये सीजनल एलर्जीज बोलते हैं हमें, जो कि कॉमनली एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से चिल्ड्रंस में देखा जाता है। फिर अगर हम आई की बात करें तो आई में हमें क्या देखने को मिलेगा, आई में हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। कौन सा वाला, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होगा। ठीक है, अब क्या फूड से हो सकती है एलर्जी? बिल्कुल, फूड से भी एलर्जीज होती है, जैसे कि पीनट एलर्जी होती है, सेल्फ फिश जो है वो उसकी कॉरेंट भी फूड एलर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमने मेंशन करा था टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में एनाफाइलेटिक एंड एटोपिक। एनाफाइलेटिक को हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया, अब हमें एटोपिक भी समझना है। एटोपिक गाइस ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको लाइक ये जेनेटिक कंडीशन है। लाइक फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी पेशेंट को लोकलाइज हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है तो आप जैसे लाइक किसी फादर को लोकलाइज हाइपरटेंशन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो हम सोच सकते हैं कि लाइक उसके सन या डॉक्टर्स जो होंगे फ्यूचर में उनको भी हो सकता है। सो इट इज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द लोकलाइज हाइपर सेंसिटिविटी। इस केस में हमें पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें अर्टिकेरिया, राइनाइटिस एंड अस्थमा, ये हमें पेशेंट में दिख सकता है। ये कैरेक्टराइज फीचर है एटोपी का। एंड यूजुअली पॉजिटिव फीमेल हिस्ट्री ऑफ द सिमिलर रिएक्शंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी फादर में है तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके सन या डॉटर्स में भी देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में। ठीक है, देन हमें सिम्टम्स की बात करें कि अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलता है। सिम्टम्स ऑफ टाइप 1, तो अर्ली सिम्टम्स में हमें अकर्स इन मिनट्स, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मिनट्स में हमें ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ईडीमा, आपको उस एरिया पे लोकली ईडीमा देखने को मिलेगा। ईडीमा क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो मीडिएटर्स है लाइक वैस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं, उसकी वजह से ईडीमा हो सकता है। रेडनेस, ईचिंग भी हो सकता है, एंड वैसोडाइलेशन, ब्रोंकियोस्पाज्म, ये हमें अर्ली सिम्टम्स है। और अगर हम 1 या 2 घंटे तक उस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो लेट सिम्टम्स में हमें जैसे कि 6 आवर लेटर हमें इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा। इंड्योरेंस में हमें देखने को मिलता है कि जिस सरफेस पे ईडिमा, रेडनेस और ईचिंग हुई थी वो सरफेस अब सॉफ्ट नहीं होगी, वो हार्ड हो जाएगी, टफनेस आ जाएगी वहाँ, इसलिए हम उसे उस जगह पर इंड्योरेंस बोलते हैं। फाइनली हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। ओके, अब हम चलते हैं, हमें पता करना है टेस्टिंग। कैसे हम पता करें कि पॉपुलेशन में किस पेशेंट को एलर्जी के सिम्टम्स आ सकते हैं, किस में नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम पेशेंट में एलर्जी पता करने के लिए हम उसकी टेस्टिंग करते हैं आईजी की, टेस्टिंग फॉर आईजी। अब ये करते कैसे, हमें क्या करना है, उसकी स्किन में पंचर करके इंट्राडर्मली कुछ एलर्जेंस को हमें वहाँ छोड़ देना है। तो बिनीथ द स्किन हम कुछ एलर्जेंस को पुट कर रहे हैं। अब एलर्जेंस अगर वहाँ आएंगे तो वहाँ पे आईजी उस साइट पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और वो आईजी अगर प्रोड्यूस हुए किसी पेशेंट में तो वो हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, उस टेस्ट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, क्या साइन देखने को मिल सकता है, व्हील फॉर्मेशन उस साइट पर। जैसे अगर उस साइट की हम बात करें, जैसे ये साइट है हमारी स्किन की कोई, तो वहाँ पर रेडनेस जो है ना व्हील शेप में हमें दिखेगी। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं व्हील फॉर्मेशन। ओके, जैसे गाड़ी का व्हील होता है ना सर्कुलर फॉर्म में, वैसे हमें अपीयरेंस दिखेगा रेडनेस और ईचिंग का। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा उस पेशेंट में एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी आता है। ठीक है, अब हमें किसी पेशेंट में पता चल गया कि उसके एलर्जी है और हमें उसको कुछ मेडिसिन ट्रीट करना है। जैसे कि लाइक कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आया। अब कार्डियोलॉजिस्ट को पता है कि ये एलर्जी होने के चांसेस में ज़्यादा है, तो वो एस्पिरिन उसको दे नहीं सकता,
और हमें उस पेशेंट में एस्प्रिन का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। एस्प्रिन ही ड्रग है जो कि उसको यूज़ हो सकती है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या करेगा डॉक्टर? डॉक्टर यूज़ करेगा ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी और डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है, उस पेशेंट को जैसे एलर्जी है पर उसको कार्डियक प्रॉब्लम भी है, अब उसको एस्प्रिन देना इंपॉर्टेंट है, तो उस पेशेंट को डॉक्टर एस्प्रिन के लो डोसेस पहले देगा इनिशियली फ्यू डेज तक, फिर उसका डोज इंक्रीज करेगा। अगर हम नॉर्मल पर्सन में बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 500 मिलीग्राम का एस्प्रिन दे दिया, बट हम एलर्जी पेशेंट में नहीं दे सकते, उसकी स्टार्टिंग बहुत ही मिनिमम लो डोजेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डिसेंसिटाइजेशन में मैंने यहाँ पे वही जो आपको एग्जांपल देके समझाया वो यहाँ मेंशन करा है, ग्रेजुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एलर्जेंस। लाइक जिस भी चीज़ की वजह से उस पेशेंट में एलर्जी कॉज होती है उसका हम इंक्रीजिंग ग्रेजुअल अमाउंट में ग्रेजुअल एडमिनिस्ट्रेशन करके उसका अमाउंट इंक्रीज करेंगे बॉडी में। तो क्या होगा इससे फाइनली देयर इज अ रिस्पॉन्स चेंज ऑफ द आईजीई इनटू द आईजीजी, यानी कि जिस साइड पर आईजीजी प्रोड्यूस होते थे एलर्जी कॉज करने के लिए, अब वहाँ पर आईजीजी प्रोड्यूस होंगे। हमें पता है ना आईजीजी सेकेंड रिस्पॉन्स में रिलीज होते थे, बट अब देखिए यहाँ पे एलर्जेंस भी है और उसकी बॉडी में आईजीजी का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा जितना आईजीजी का हो रहा है। अब आईजीजी के प्रोडक्शन से हमें फ़ायदा क्या होगा, उस पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा? आईजीजी एंटीबॉडीज कैन ब्लॉक मीडिएटर रिलीज। जो मीडिएटर्स, इतने सारे हमने मीडिएटर्स देखे थे या मास सेल से जो रिलीज हो रहे थे और ये इतनी सारी डिजीज कॉज कर रहे थे, वेसोडाइलेशन या मतलब ब्रोंकियोकार्सिस की वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, एनाफाइलिसिस जो भी है, परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाना। तो अब क्या होगा, आईजीजी इन मीडिएटर्स को ब्लॉक कर देगा। अब मास सेल से इतने हिस्टामिन्स और ये सब मीडिएटर्स रिलीज नहीं हो सकेंगे। तो फाइनली जो हमें TH2 रिस्पॉन्स था, TH2 रिस्पॉन्स क्या था? TH2 रिस्पॉन्स हमने देखा था यहाँ पर, जिसमें हमने इंटरल्यूकिन ये सब रिलीज हो रहे थे और फाइनली आईजीजी, इओसिनोफिल ये बनाते थे। तो अभी जो TH2 रिस्पॉन्स है इतना नहीं रहेगा, ये मॉडिफाइड हो जाएगा। अब इतने ज़्यादा ये आईजीई का प्रोडक्शन नहीं होगा। फ़ायदा हुआ है गाइस। क्यों फ़ायदा हुआ है? क्योंकि आईजीजी अब आईजीई रिएक्शंस को प्रमोट नहीं करेगा, जिसकी वजह से एलर्जी नहीं होगी। सो हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव में फेजेस देखे थे, इकोसिनॉइड्स देखे थे, इकोसिनॉइड्स का इफेक्ट देखा था, एंड फाइनली हमने उसमें कुछ एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल्स के बाद हमने सिम्टम्स देखे, टेस्टिंग एंड डिसेंसिटाइजेशन एंड ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी देखा।